प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की सेकेंड यूनिट और आज का हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट व्यू से। यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स और बोस आइंस्टाइन फिजिक्स। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता, चलिए मैं उस क्वेश्चन को ही लिख देता हूं। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, क्वेश्चन ही देख लीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक अजम्पशंस ऑफ बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स derive the relation where symbols have their usual meanings. मतलब आमतौर पर जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम लेते हैं, जीआई क्या है, ये हम इसको सेल्स के रूप में लिखते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैट पर्टिकुलर सेल और टी टेम्परेचर के बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट में मैं आपको समझाऊंगा। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो ये 5 नंबर का आर्टिकल जो है आपका तैयार हो जाएगा। शुरुआत हम करेंगे बेसिक अजम्पशंस। आप इसी तरीके से इसे लिखेंगे, बेसिक अजम्पशंस ऑफ बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स आर। देखिए ये क्या है, वन बाय वन करके हम इनकी बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो हम स्टडी करते हैं, पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में मैंने बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स के बारे में आपको बताया था कि ये किन पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होती है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, मतलब जिन्हें हम पहचान नहीं कर सकते अलग अलग से। यानी कि द पार्टिकल्स आर टेकन इनडिस्टिंग्विशेबल। मतलब जिनकी पहचान अलग अलग नहीं कर सकते, सारे दिखने में एक जैसे दिखते हैं। सो we cannot differentiate between their arrangement or distribution। एक तो ये प्यारे बच्चे, हम जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं उनको आपस में, जो एनआई पार्टिकल्स हैं उन्हें अरेंज करेंगे, उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि उनको, क्योंकि सारे एक जैसे हैं, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसको आगे किसको पीछे किस तरह से उनका अरेंजमेंट हमने किया है, क्योंकि सारे पार्टिकल आइडेंटिकल हैं और वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। दूसरी बात ये प्यारे बच्चे, इन सब लेवल देयर में बी any number of particles। ये हम इसलिए करें कि इन्होंने कहा है कि आप बेसिक अजम्पशंस लेके चलना है और उसके बाद इस रिलेशन को हमें डिराइव करना है। ये है हमारा मेन क्वेश्चन। द सम ऑफ एनर्जीज of all particles, all states is equal to the total energy of the system, total energy of system। इसका मतलब है कि जितने भी पूरा जो हम सिस्टम कंसीडर करेंगे उसमें जो टोटल एनर्जी है वो सभी पार्टिकल्स की सभी लेवल्स में जो एनर्जी है उनके सम के बराबर होती है। यानी कि ये कुछ बेसिक अजम्पशंस आप ले सकते हैं
इनको इस रिलेशन को डिराइव करने में। एजम्पशन का मतलब होता है मान्यता, हम मान के चलेंगे इन चीज़ों को कि सारे के सारे पार्टिकल्स जो है वो इंडिस्टिंग्विशेबल हैं और किसी सब लेवल ऑफ एनर्जी के अंदर जितने मर्जी पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये भी हम मान के चलेंगे। और तीसरी बात ये है कि पूरे सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन ऑल स्टेट्स ऑफ द एनर्जी। कंसीडर सिस्टम। अब हम देखिए बिल्कुल ही सिंपल वे में एक सिस्टम कंसीडर करते हैं। हमारा लक्ष्य ये रिलेशन ड्राइव करना है। पहले इन्होंने कहा था कि बेसिक एजम्पशन लेके चलिए और फिर इस रिलेशन को ड्राइव कीजिए, तो हम एजम्पशन सामने लिख दिए हैं। अब कुछ एक सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास ये एक सिस्टम है, कंसीडर इस सिस्टम, ठीक है, डिवाइड इट इनटू के कंपार्टमेंट्स। इनको हमने के कंपार्टमेंट्स में ऐसे, जैसे ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है, ये सेकंड है, थर्ड है एंड और भी है, और ये केथ कंपार्टमेंट है। यानी कि डिवाइड द सिस्टम इनटू के कंपार्टमेंट्स, और इन कंपार्टमेंट्स को हम फर्दर सेल्स में डिवाइड कर दिया। जैसे हमारा जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसको हमने ऐसे सेल्स में डिवाइड कर दिया, और हम ये मान लेते हैं कि पहले कंपार्टमेंट में G1 सेल्स हैं, ठीक है, सेकंड कंपार्टमेंट में ऐसे ही G2 सेल्स हैं, थर्ड में G3 हैं, और nth कंपार्टमेंट में Gk सेल्स हैं। यानी कि G1, G2, G3 अप टू Gk आर दी number of cells in compartment first, second, third and kth respectively। N1 प्यारे बच्चों, N2, N3 and Nk are the number of particles in cells G1, G2, G3 up to Gk to find the maximum probable distribution we use the common approach of statistical mechanics। और वो क्या है, देखिए प्यारे बच्चों, हम बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स को स्टडी करने के लिए कुछ बातें, कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो कॉमन अप्रोच हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए, उनको हम यहाँ लेके चलेंगे, मान के चलेंगे। बस इनको लेंगे और उसके बाद कुछ मैथमेटिक्स हम यूज करेंगे और हमारे पास ये रिलेशन डिराइव हो जाएगा। फिलहाल अब तक हमने क्या किया है, बेसिक एजम्पशन लिखी हैं, एक सिस्टम माना है जिसे के कंपार्टमेंट में डिवाइड किया, उन्हें फर्दर हम सेल्स में डिवाइड कर दिया, और ये सब कुछ हमने लिखने के बाद जो कॉमन अप्रोच है वो लिख लेते हैं। पहली तो यही है, log W ये 0 होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया था, डिराइव करके दिखाया था। और यहाँ पे ये जो W है ना मेरे बच्चों, वेयर W इज़ दी thermodynamic probability, thermodynamical probability of system, ठीक है। और दूसरी जो कॉमन अप्रोच जो हम यहाँ यूज करने वाले हैं वो ये है कि पूरे सिस्टम में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स always remain constant। जैसे मैं आपको बात बताऊं कि ये जो n है, ये टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं, जैसे n1 है प्लस n2 है दूसरी सेल में, तीसरी सेल में n3 है और ये nk, इस तरह से ये कांस्टेंट रहता है। और हम जानते हैं कि जब ये कांस्टेंट है, इसको हम कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, I वेरीज फ्रॉम 1 to k, और ये हो जाएगा ni, और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा
डी एन, ये देखिए इसको जब करेंगे तो डी एन और समीशन ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to k और डी एन आई और इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0। तो पहली बात तो ये थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी से संबंधित टर्म थी, और दूसरी हमने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूरे सिस्टम के कांस्टेंट रहते हैं। एक और चीज़ देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे, वो ये है कि जो पूरे सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो भी कांस्टेंट रहती है, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसको भी हम यहाँ यूज करेंगे, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें प्यारे बच्चों देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल एनर्जी को हम यू से लिखते हैं, और ये देखिए सभी पार्टिकल्स की एनर्जी को ऐड कर देंगे यहाँ पर, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, और ये हो जाएगी यू आई एन आई, क्योंकि पहले वाले सेल में की एनर्जी है वो u1 मानी है और उसमें n1 पार्टिकल है मान लो, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी u1 n1, दूसरे की u2 n2, और इस तरह से हम इसको आई वेरीज फ्रॉम 1 to k करके इस तरह करें। और इसको भी अगर हम डिफ्रेंशिएट करें देखिए प्यारे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वही बात यहाँ पर भी आती है कि आई वेरीज फ्रॉम 1 to k और यू आई और डी एन आई। ये देखिए अब इन तीनों ही टर्म्स को, एक टर्म ये है, एक इस टर्म को यूज करेंगे डी एन और एक डी यू, इन तीनों टर्म्स को अगर हम एक तरह से कलेक्टिवली लिखें तो हम इसको कैसे लिख पाएंगे वो देख लीजिए। log w, ये देख लीजिए आप, माइनस अल्फा, ये हमारी जो दूसरी टर्म थी जो मैंने लिखी अल्फा डी एन, और माइनस बीटा डी यू, एंड इट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक बात देखने की है कि ये जो अल्फा और बीटा हमने यहाँ यूज किए हैं ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, वेयर अल्फा एंड बीटा आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। अब प्यारे बच्चों देखिए इसको हम एक इक्वेशन दे देते हैं, चलिए इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमारा लक्ष्य है यही है कि इनकी वैल्यू डी लॉग एन डब्ल्यू, डी एन और डी यू, इसकी वैल्यू तो अभी हमने निकाल ली है। सिर्फ इस ये जो हमारी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है यानी कि डी लॉग डब्ल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ निकाल करके डी एन की वैल्यू जो अभी मैंने बताई थी, डी यू की वैल्यू जो मैंने बताई थी, वो सब यहाँ रख देंगे और फिर हम इसको सोल्व कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट जो है ये आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम बात यही कर लेते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, यानी कि हम देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वैल्यू निकालना चाहते हैं, फिर इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अपनी नोट्स बनाइए। अगर कहीं आपको डाउट्स लगता है, कोई टर्म आपको समझ में नहीं आ रही है, तो फिर आप पीछे अपनी वीडियो में जाइए और उसमें उस कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर इसको ड्राइव कीजिए। चलिए इसके लिए हम लिख देते हैं, कैसे करते हैं थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज in which Ni particle can be distributed in GI cells। ये कितने हो सकते, पॉसिबल वेज कितने हो सकते हैं टोटल, और वो आपको मैंने पहले जब प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने आपको बताया था तो बताया था कि वो होता है GI इंटू Ni प्लस GI माइनस 1 फैक्टोरियल। ये जो Ni पार्टिकल्स हैं वो GI सेल्स में कितने पॉसिबल वेज से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, उसका ये फार्मूला है, ये हमें पता चल गया। और इनमें क्योंकि ये पार्टिकल कैसे हैं, ये इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, इसलिए इनमें जो अरेंजमेंट है वो मीनिंगलेस भी होता है क्योंकि उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल मीनिंगलेस वेज कितने हैं वो भी मैंने आपको बताया था
कि एन आई फैक्टोरियल डिवाइड बाई जी आई, एन आई प्लस जी आई, ये देखिए जी आई फैक्टोरियल, ये मीनिंगलेस है। ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। जब दोनों चीज़ें हमें पता चल जाती हैं तो फिर हम बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल वेज इन विच दीज एन आई पार्टिकल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दी जी आई सेल्स, और जिसे हम थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। और यही तो हम निकालना चाहते हैं, थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी, यानी कि देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल वेज in which Ni particle can be distributed among Gi cells, और जिसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा मैथमेटिक्स जरूर है इसमें, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, जिसे हम इस तरीके से WI इटिजिकल। क्या डेफिनेशन होती थी पीछे जो बताई थी, अगर आपको ध्यान में हो तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस वेज। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ये है ही आपके सामने, यानी कि जी आई इंटू एन आई प्लस जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे हम लिख रहे हैं एन आई फैक्टोरियल डिवाइड इंटू जी आई फैक्टोरियल, जी आई इंटू एन आई प्लस जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल। नीचे वाली टर्म को थोड़ा हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि एन आई फैक्टोरियल, इसको कैंसिल करने की, देखिए ये जी आई को हम कैसे लिखेंगे, जी आई तो ऐसे लिख दिया, इंटू जी आई माइनस 1 का फैक्टोरियल। और यहाँ से क्या होगा कि जी आई से जी आई हम यहाँ कैंसिल कर देते हैं, और जो टर्म बचती है उसी लिख इसको हम यूज़ करेंगे। अब अगर हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट देखें तो वो क्या होती है, उसी देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक probability of macrostate, देखिए उसे हम कैसे निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं n1 n2 n3 अप टू nk। इसे हम इस तरह से लिखेंगे w इंटू n1 n2 n3 अप टू nk। देखिए पूरे सिस्टम की मैक्रोस्टेट की जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है उसको आप जानते हैं, I वेरीज फ्रॉम 1 टू n। ये तो किसी एक पर्टिकुलर सेल की हम बात कर रहे थे, लेकिन आप पूरे मैक्रोस्टेट की बात करेंगे तो I वेरीज फ्रॉम 1 टू k, और ये एच सच हम लिख देंगे, ये देखिए Ni प्लस जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई Ni फैक्टोरियल और जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल। ये देखिए बेटे, यहाँ एक और बात देखने की है कि ये जो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं एन आई और जी आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो इनका जो सम होगा वो एक से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि एज एन आई एंड जी आई आर वेरी लार्ज, इनकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, therefore we can say that Ni plus Gi it is very much greater than 1। इनकी वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होगी, या फिर Gi is very much greater than 1, and so the 1 can be neglected in this term, so 1 can be neglected। इस तरह से हमने लिख दिया। जब हम यहाँ से 1 को कैंसिल कर देंगे तो फिर हमारे पास क्या आता है वो देख लीजिए, इट इज इक्वल टू आई वेरीज फ्रॉम 1 टू k। यहाँ से हम 1 को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आई प्लस जी आई फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन आई फैक्टोरियल इंटू जी आई फैक्टोरियल। हम इसमें लॉगरिथम ले लेते हैं, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, डी log w की वैल्यू निकालना और फिर यहाँ पर रख देना, जिससे कि हमारे पास ये रिलेशन ड्राइव हो जाएगा, जिसे हम बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स कहते हैं। तो चलिए अब हम लॉगरिथम ले लेते हैं, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड्स, प्यारे बच्चों देखिए, लेट अस राइट हियर
कैसे करेंगे हम इसको? log w, ये देखिए, इज इक्वल टू, अब जब हम log लेंगे तो क्योंकि लॉगरिथम में तो ये सम हो जाता है, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला साइन है ये समीशन में रिप्लेस हो जाएगा। आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, i वेरीज फ्रॉम 1 to k और log ni प्लस gi फैक्टोरियल माइनस, क्योंकि ये नीचे है तो ये ऊपर जाके यहाँ मैं कहूँगा माइनस log ni फैक्टोरियल और माइनस log gi फैक्टोरियल। इस तरीके से आप इसे लिख देंगे और समीशन जो है ये टोटल के ऊपर है। यानी कि अब हमें log w का तो पता चल गया, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं क्योंकि ये सारे फैक्टोरियल्स में हैं log, तो यहाँ पर हम स्टारलिंग अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं जिससे कि ये थोड़ी टर्म सिंप्लीफाई हो जाएगी। उसके बाद फिर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यूजिंग स्टारलिंग अप्रोक्सीमेशन, स्टारलिंग थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हम मैथमेटिक्स को सोल्व करते समय लगाते हैं। वो ये होती है प्यारे बच्चों, log n फैक्टोरियल जो होता है ये किसके बराबर होता है? n log n माइनस n। जहाँ भी इस टाइप की टर्म हो तो उसको हम ये से, यहाँ पर अब हमारे पास है देखिए log ni प्लस ji का फैक्टोरियल, इसको इन तीनों पर ही हम स्टारलिंग अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, यानी कि log w इज इक्वल टू, ये देखिए ये तो है ही, इसको मैं सच लिख देता हूँ। मुझे पता है कि आप मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है और मैं शुरू में भी आपको बताया था कि ये तीन टर्म्स हमें निकालनी, इनकी वैल्यूज यहाँ रख करके और सोल्व कर देना है। हमारे पास बोथ साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स आ जाएगी, ये जो एक्सप्रेशन है ये आ जाएगा। यानी कि ये देखिए अब यहाँ पर हम हमारी ये स्टारलिंग अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं तो हम कैसे निकालेंगे? ये है ना log n फैक्टोरियल, तो ये देखिए n log n, तो पहले ये लिख लिए कि n i प्लस gi, ये देखिए, और log n i प्लस जी आई माइनस n में तो यही है माइनस एन आई प्लस जी आई, इस तरह से लिखे। यानी कि क्या किया है देखिए मैंने इस टर्म के लिए log n i फैक्टर प्लस जी आई फैक्टोरियल के को हमने स्टारलिंग अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई कर दिया है। ये आ गया, यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पर भी वही log n i फैक्टोरियल है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? माइनस वही n i log n i माइनस माइनस की जगह है फिर हमने n i प्लस कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पर। देखिए n log n माइनस n आता, हमने क्या लिख दिया? माइनस एन आई। ठीक ऐसे यहाँ पर भी आप इसे सोल्व कर दीजिए, जी आई log जी आई और माइनस प्लस जी आई। ये देखिए यहाँ माइनस आना था लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस साइन है इसलिए हमने यहाँ पर अपनी ये जो स्टारलिंग अप्रोक्सीमेशन है वो लगा दी है। I वेरीज फ्रॉम 1 to k, यहाँ से देखिए इसको तो ऐसे लिख देते एन आई प्लस जी आई इंटू log एन आई प्लस जी आई, ऐसे इसको खोलते हैं माइनस एन आई, ये हमने माइनस एन आई कर दिए, माइनस जी आई ब्रैकेट को खोल दिया है। यहाँ पर देखिए माइनस एन आई log एन आई, और ये हमने पहले ही इसको खोल दिया था एन आई प्लस में, और ये देखिए माइनस जी आई log जी आई प्लस जी आई। अब देख लीजिए इसमें कुछ कैंसिल होता है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। देखिए एन आई से ये एन आई कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है। ये जी आई से जी आई कैंसिल हो गया है। अब जो बचती है ना टर्म उसे आप लिख लीजिए और फिर उसको हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डी log w की वैल्यू आ जाएगी और उसको फिर हम यहाँ रख देंगे और थोड़ा आगे सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। इट इज इक्वल टू I वेरीज फ्रॉम 1 to k एन आई प्लस जी आई, ये देखिए log एन आई प्लस जी आई, ये कैंसिल हो गया है, माइनस एन आई
log ni माइनस gi log gi, ये हो गया है। और ये सारे के साथ ही हमारा ये समीशन का जो निशान है ये है, और ये हमारे पास आई है log w। अब हम इस टर्म को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ताकि हमें d log w मिल जाए। d log w इज इक्वल टू, ये देखिए अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, i वेरीज फ्रॉम 1 to k, वो वैसे ही लिख दिया। अब ये देखिए यहाँ तो प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा डिफरेंशिएशन के लिए। फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट तो ऐसे ही है, इसे हम फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं, इसको सेकंड। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, जब लोग इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे तो क्या आएगा, ni प्लस gi, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस, ये देखिए ये तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया, किसका, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड, सेकंड एज सच लिखेंगे हम log ni प्लस gi, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका जब देंगे तो ni जो है इसको लिख देंगे dni, ये देखिए क्योंकि gi तो कांस्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स। अब ये हो गया है, अब इसको कर देते हैं ठीक ऐसे ही, हम लिखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर भी प्रोडक्ट फार्मूला है, माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड dni, ये हो गया, ये देखिए प्लस सेकंड, सेकंड हम ऐसे ही लिखेंगे, मैं यहाँ माइनस साइन पहले है इसके लिए यहाँ log ni, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dni। और ये जो टर्म है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि gi क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, gi इज कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो जब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे dgi तो दैट विल रिमेन्स जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो ये टर्म तो हमारी जीरो हो जाएगी। तो हमने ये देखिए ये इससे कैंसिल हो गई है, जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको लिख दीजिए, ni से ये ni भी कैंसिल हो गई है, फिर जो बचता है ना उसको लिख दीजिए। ये हाँ आप देखिए, घबराना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर भी तो ज़्यादा का आएगा ना, और मैथमेटिकल स्टेप्स में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये देखिए जो चीज़ अब बच रही है मैं उसको लिख रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये log ni प्लस gi इंटू dni, एक तो ये है यहाँ पे, और ये dni यहाँ बचता है, ये इस dni ये प्लस में साथ में है, ये माइनस साथ, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। एक हमारे पास ये भी बचता है log ni dni, ये टर्म हमारे पास यहाँ बच गई है। ये d लोगरिथम ऑफ w, ये टर्म हमारे पास आई है। i वेरीज फ्रॉम 1 to k log ni प्लस gi, और माइनस log ni, और ये देखिए यहाँ पर हम dni को कॉमन ले लिया। प्यारे बच्चों एक ये वैल्यू तो हमने हमारे पास आ गई, और एक स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं पूरे सिस्टम के वो कांस्टेंट रहते हैं, तो उसमें क्या टर्म आएगी वहाँ पे, उसमें तो आपको मैंने बता ही दिया था कि जो n है ये कितना होता है, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर हम ऐसे करते हैं तो ये dni हो जाएगा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं i वेरीज फ्रॉम 1 to n, और ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट है तो ये जीरो आ जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, n इज कांस्टेंट, सो डिफरेंशिएशन ऑफ दैट इज ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों उसमें हमने आपको बताया कि जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, ui इंटू ni, और समीशन पूरे सिस्टम के लिए होगी, और ये क्या है, ये कांस्टेंट मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन क्योंकि अब हमें इसकी वैल्यू यहाँ रखनी है तो एक बार मैं इसको डिफरेंशिएट भी कर देता हूँ। du कितना हो जाएगा, समीशन ऑफ i वेरीज फ्रॉम 1 to k, और ये देखिए ui इंटू dni एंड इट इज इक्वल टू जीरो। अब पुट द वैल्यू ऑफ d log w, dn एंड du इन दिस इक्वेशन वी राइट। dw की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी है, और ये देखिए du की वैल्यू क्या होगी, माइनस अल्फा, dn को हम बाहर ले लेंगे, और माइनस बीटा ui, और सब में हमने dni कॉमन ले लिया है एंड इट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि वो
log w, dn की वैल्यू और du की वैल्यूज वहाँ से निकाल करके हमने यहाँ पर रख दी है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम जानते हैं कि dni जो है ये इंडिपेंडेंट है, वही बात देखिए, एज dni इज इंडिपेंडेंट सो इट्स कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0। इसका जो कोफिशिएंट होगा सेपरेटली वो 0 हो जाएगा, यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे log, देखो log ni प्लस जी आई माइनस log ni इज इक्वल टू 0। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे? ये देखिए कि log ni प्लस जी आई माइनस log ni, और इसको राइट साइड में ले जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा log ni प्लस जी आई डिवाइड बाई ni, क्योंकि यहाँ क्या है log m माइनस n, तो ये फार्मूला लगा दिया एंड इट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा यू आई। ये देखिए, नाउ टेकिंग एंटी लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंटी लॉगरिथम ले लेते हैं, ऑन टेकिंग एंटी लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंटी लॉगरिथम जो हम लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ni प्लस जी आई डिवाइडेड बाई एन आई एंड इट इज ई की पावर अल्फा इंटू ई की पावर बीटा यू आई। ये हो गया है। यहाँ ni से ni नीचे है तो ये 1 हो जाएगा, प्लस जी आई डिवाइड बाई एन आई एंड इट इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा इंटू ई की पावर बीटा यू आई। ये देखिए, अब ये जो 1 है इसको मैं इधर ले जाता हूँ, यानी कि राइट साइड में ले जाइए, -1 हो गया, और हमें ये ni की वैल्यू निकालनी है, तो इसको क्या करते हैं हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ni बाई जी आई एंड इट इज इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर अल्फा इंटू ई की पावर बीटा यू आई माइनस 1। ये देखिए, और ये जो जी आई है ये राइट साइड में चला जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा जी आई। ये देखिए, और इस तरीके से आपके पास ni की वैल्यू। एक बात हम पहले से ही जानते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बीटा इक्वल टू 1/kt, तो पुट द वैल्यू ऑफ बीटा हियर, जब हम बीटा की वैल्यू रख देते हैं तो ये देखिए क्या आ जाता है, ni इज इक्वल टू जी आई डिवाइड बाई ई की पावर अल्फा इंटू ई की पावर यू आई बाई kt माइनस 1। प्यारे बच्चों, यही तो वो रिजल्ट है जिसके लिए हम इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं निकालने ऑफ द पार्टिकल्स इन ए सिस्टम, एंड इट इज कॉल्ड बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, गिव्स द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ पार्टिकल्स इन ए सिस्टम, ऑफ ए सिस्टम कह सकते हैं। और प्यारे बच्चों, इसे क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो प्यारे बच्चों, फाइनली हम अपने इस रिजल्ट पर पहुंच गए हैं। आपने देखा कि किस तरीके से हमने इसको डिराइव किया है। सबसे पहले मैंने आपको एग्ज़ाम में के लिए बताया था कि इसे हम कैसे एग्ज़ाम में, आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इसको पूछा जा सकता है। वो यही कि स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक अजम्पशंस ऑफ द बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स डिराइव दिस रिलेशन वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, या सीधा कहते हैं कि एक्सप्लेन दी बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो भी आपको यही करना है। और कैसे हमने किया है, बहुत ही सिंपल, 4 स्टेप्स में। प्यारे बच्चों, जब बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो 4 स्टेप्स करके फिर याद रख लिया करें। सबसे पहले इन्होंने कहा कि बेसिक एजम्पशंस, तो हमने वो 3 बेसिक एजम्पशन लिख दी, नो प्रॉब्लम। उसके बाद कुछ कॉमन अप्रोच हैं जो कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम लेके चलते हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट होते हैं, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी जो है उसका कॉन्सेप्ट लेकर चले थे। और फिर हमने एक सिस्टम लेकर के और स्टेप बाय स्टेप
ये वाली इक्वेशन हमारे पास सबसे पहले आ गई थी, जिससे हमें लक्ष्य का पता चल गया था कि कौन कौन से स्टेप हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमने थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी को लिया, फिर उसका लॉगरिथम लिया, फिर उसे डिफरेंशिएट किया और ये वैल्यू आ गई, यानी कि थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैक्रोस्टेट हमने निकाल दिया। पहले एक सेल्स के लिए निकाला और फिर मैक्रोस्टेट के लिए निकाल करके, और फिर हमने यहाँ पर रख दी इन सभी की वैल्यूज़ और फिर थोड़ा सा मैथमेटिक्स, और फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने इस रिजल्ट पर और फुल स्कोरिंग आपकी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये लेंदी क्वेश्चन ज़रूर था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार आपके एग्जाम्स में ये आता है। आपने पिछले 10 साल के क्वेश्चंस पेपर उठा करके देखिए कि कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। लेकिन एक बार जब आप अपने हाथ से इसको लिख लेंगे, समझ लिया होगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो एक वीडियो को पीछे देखें, बिल्कुल सिस्टेमेटिक वे से मैंने सभी जो आपके सिलेबस में आर्टिकल्स हैं उनको 1 बाय 1 करके ले रहा हूं। हालांकि उसमें कुछ लेक्चर्स, कुछ टॉपिक्स जो है फिजिक्स बाय आईसी सर यूट्यूब चैनल पर हैं, तो फिर कुछ आईसी सर फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर हैं। दोनों की सेपरेट प्लेलिस्ट्स है, आप वहां जा कर के देख सकते हैं और अपने नोट्स बनाइए। और साथ में एक बात और देखें कि अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है नोट्स बनाने में, कहीं कोई कौन अक्षर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हैंड रिटन नोट्स जो है, जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से लिंक लेकर के डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल मेरी हैंड राइटिंग में मैं आपके लिए लिख करके उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और प्यारे बच्चों, इन दोनों ही चैनल्स को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन बच्चों अभी हाल ही में नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर ले। पूरी फिजिक्स सभी क्लासेस की आपको इन दोनों ही चैनल्स पर मिलने वाली है। साथ में मिलेंगे आपको मोटिवेशनल लेक्चर और एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के जो टिप्स हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी एग्जाम्स के नज़दीक हम उनके लिए वीडियोस आपके लिए अपलोड लगती है। तो आप हमें कमेंट्स ज़रूर करें। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, आपके लिए आगे के लेक्चर्स को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में हेल्प देते हैं। तो आप ऐसे ही एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स का जिन्होंने इन दोनों ही चैनल्स को आगे शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है, फिर लाइक किया है या फिर पूरी वीडियोस देखा है, मैं इस मंच से आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।